हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फंडामेंटल राइट्स एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं 4 लेक्चर्स में। 4 चैप्टर्स कौन कौन से हैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक चैप्टर जो हमने पढ़ा वो था सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इसमें हमने बहुत सारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स देखे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स। अगर मैं रिकॉल करवाऊँ आपको तो इसमें कुछ फीचर्स ऐसे थे जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है कि इसके अगर मैं प्रोविजंस की बात करूं तो इसमें इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। इसमें जो है ड्यूटीज़ की बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। इसमें अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को सॉवरेनिटी प्रोवाइड करता है, बट विद इट देयर इज जुडिशियल सुप्रीमेसी। इसके अलावा इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है बट इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो ऐसे कुछ फीचर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लास्ट वीडियो में लेक्चर 1 की वीडियो में ये जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमने एक नेक्स्ट लेसन पढ़ा। उस लेसन में हमने क्या पढ़ा? उस लेसन में हमने प्रियम्बल के बारे में पढ़ा। प्रियम्बल, स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है जो हमें बताएगा सोर्स। पहला पार्ट जो है प्रियम्बल का वो सोर्स बताता है। दूसरा नेचर बताता है। नेचर किसका बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन का। नो, नेचर ऑफ स्टेट बताता है, यानी कि इंडियन स्टेट जो है वो किस टाइप की स्टेट है। वो सॉवरन है, वो सोशलिस्ट है, वो डेमोक्रेटिक है, कि वो सेकुलर है, वो रिपब्लिक है। तो ये नेचर बताता है। इसके अलावा प्रियम्बल और क्या बताता है? प्रियम्बल डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बताता है कि कब किस दिन प्रियम्बल को इनेक्ट करा गया, अडॉप्ट करा गया। ओके, हमने ये प्रियम्बल में पढ़ा था। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो था उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जिसमें हमने क्या पढ़ा? जिसमें हमने पढ़ा पार्ट 1 के अंदर 1 से लेकर 4 आर्टिकल्स शामिल होते हैं। 1 to 4 आर्टिकल्स आर इंक्लूडेड इन फर्स्ट पार्ट। एंड इसमें आर्टिकल 1 हमने देखा जो क्या बताता है? नेम, मतलब कि इंडिया क्या है उसके नेम के बारे में बताता है। इंडिया जो है यानी कि भारत, वो यूनियन होगा ऑफ स्टेट्स। फिर जो इसके अलावा इसके अंदर हमने 1 पार्ट में और भी पढ़ा कि जो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के नेम्स होंगे वो स्केड्यूल फर्स्ट में मेंशन होंगे। इसके अलावा इंडिया की जो टेरिटरी है वो किस किस को शामिल करेगी उसके बारे में हमने बात करी थी। ओके, वो यूनियन टेरिटरी को शामिल करेगी, वो स्टेट टेरिटरी को शामिल करेगी, और कोई भी एक्वायर्ड टेरिटरी। ये सब हमने फर्स्ट आर्टिकल में पढ़ा था। सेकंड आर्टिकल में किस तरीके से न्यू स्टेट की एस्टेब्लिशमेंट होगी या एडमिशन होगा, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। न्यू स्टेट के एडमिशन की बात हो रही है, यानी कि जो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं है, वो आउटसाइड इंडियन टेरिटरी है, तो उसको, उस जगह को इंडिया में इंक्लूड एज अ स्टेट कैसे करा जाएगा। हमने आर्टिकल 2 में ऐसा पढ़ा था। आर्टिकल 3 में कैसे इंडियन पार्लियामेंट जो है वो चेंज कर सकती है। क्या चेंज कर सकती है? नेम ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी चेंज कर सकती है, न्यू स्टेट बना सकती है। ओके, और नेम चेंज कर सकती है किसी भी स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का, उसकी बाउंड्री को चेंज कर सकती है। ये सब हमने आर्टिकल 3 में पढ़ा था। और आर्टिकल 4 में क्या पढ़ा था कि अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में चेंज की वजह से स्केड्यूल 1 एंड स्केड्यूल 4 में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो इन स्केड्यूल 1 और 4 में चेंजेस को चेंजेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर नहीं करा जाएगा। ओके, क्योंकि ये चेंजेस यानी कि जो स्केड्यूल 1 और 4 में चेंजेस आए हैं, इनको माना जाएगा कि ये चेंजेस सेकंड और थर्ड आर्टिकल में हुए चेंजेस की वजह से हुए हैं। उनकी वजह से इंसिडेंटल हैं, कॉन्सिक्वेंशियल हैं, या फिर उनकी वजह से कहा जाएगा ये चेंजेस हुए हैं। इस वजह से क्या कहा जाएगा? इस वजह से मतलब स्केड्यूल 1 और 4 में कोई भी चेंजेस अगर होते हैं सेकंड और थर्ड की वजह से, उनको चेंज इन द या अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझा जाएगा। इसके अलावा हमने पार्ट 2 को डिस्कस करा था।
पार्ट सेकंड एक बार देख लेते हैं क्या था। पार्ट सेकंड जो है, पार्ट सेकंड इसके अंदर 6 आर्टिकल्स इंक्लूड होते हैं, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11, सॉरी इट इंक्लूड्स 7 आर्टिकल्स। ओके, तो 7 आर्टिकल्स हम पार्ट सेकंड में इंक्लूड करते हैं, और इस अगर पार्ट का नाम दिया जाए तो इस पार्ट का नाम होता है सिटीजनशिप। तो हमने इसमें सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस को डिस्कस करा था कि सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जा सकती है, कैसे उसका टर्मिनेशन हो सकता है। एक्वायर करने के मेथड बताए थे मैंने, रजिस्ट्रेशन से एक्वायर कर सकते हैं, बर्थ से एक्वायर हो सकता है, या आपने जन्म लिया है यहाँ पर तो इसलिए उससे एक्वायर हो सकता है, डिसेंट से एक्वायर हो सकता है, तो रजिस्ट्रेशन से एक्वायर हो सकता है। तो ये एक्वायर एक्विजिशन के हमने सोर्स पढ़ लिए थे, मतलब मेथड पढ़ लिए थे, और इसके अलावा टर्मिनेशन कैसे हो सकता है हमने उसके मेथड्स पढ़ लिए थे। इसमें इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल था वो आर्टिकल 11 था। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को इनेबल करता है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड सारे मैटर्स को डील करेगी, यानी सिटीजनशिप की एक्विजिशन से रिलेटेड, उसको एक्वायर करने से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो डील कौन करेगी, पार्लियामेंट। और सिटीजनशिप टर्मिनेट करने से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो भी कौन डील करेगी, पार्लियामेंट डील करेगी। तो आर्टिकल 11 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस सेक्शन, इन दिस पार्ट सेकंड। नाउ लेट्स डिस्कस फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है, पहली बात नाम से पता लग रहा है, दीज आर बेसिक राइट्स। बेसिक राइट्स जो इंडियन सिटीजन्स को दिए गए, क्यों दिए गए, ताकि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एब्सल्यूट पावर, एब्सल्यूट पावर मतलब कंप्लीट पावर उसके पास ना आ पाए, उसकी पावर को लिमिट करने के लिए ये राइट्स दिए गए। किसको राइट्स दिए गए हैं, बेसिक राइट्स सिटीजन्स को दिए गए हैं। अभी किस टाइप के सिटीजन्स को राइट्स हैं जरा ये समझते हैं। उसके लिए एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन दो टाइप की हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन या नेगेटिव ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब यू हैव अ ड्यूटी टू परफॉर्म, इट मींस यू हैव ऑब्लिगेशन। तो जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये एक टाइप की ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट पर। किस पर ऑब्लिगेशन, ऑन गवर्नमेंट, ऑन स्टेट, यू कैन से स्टेट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है। और ये ऑब्लिगेशन कैसी वाली है, नेगेटिव वाली ऑब्लिगेशन है, यानी कि स्टेट क्या नहीं कर सकता, इस टाइप की कुछ उसे ऑब्लिगेशन दी गई है जिसको सिटीजन्स के बेसिक या फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे स्टेट है कोई भी, यानी कि स्टेट का मतलब यहाँ पर क्या भी डिस्कस करेंगे। अभी मान लेते हैं गवर्नमेंट या पार्लियामेंट। जैसे पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जिसकी वजह से एक पर्सन की लिबर्टी खतरे में आ जाए, या एक पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, लिबर्टी जो है वो खतरे में आ जाए या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाए। इस टाइप की जो लॉज बना, मतलब कि इस तरीके से जो पार्लियामेंट नहीं कर सकती, ये क्या बता रहा है, उसकी नेगेटिव ऑब्लिगेशन बता रहा है, पार्लियामेंट क्या नहीं कर सकती। और ये जो नेगेटिव ऑब्लिगेशन है ये एक टाइप का सिटीजनशिप को राइट है, सिटीजन को राइट मिल रहा है यहाँ पर। तो ये राइट जो है इसे फंडामेंटल राइट कहा जाएगा। और फंडामेंटल राइट्स क्या है, नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट है। बात क्लियर यहाँ तक, स्टेट पर नेगेटिव ऑब्लिगेशन। अगर नेगेटिव ऑब्लिगेशन स्टेट पे है उन्हें फंडामेंटल राइट कहा जा रहा है, तो कुछ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन भी होंगे स्टेट पर, उनको भी कुछ नाम देना चाहिए। तो जो ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट है ये मेंशन की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, डीपीएसपी में। डीपीएसपीज जो है ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट पर, जो ये बताती हैं कि स्टेट को क्या करना है। स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट, मतलब कि वेलफेयर स्टेट क्रिएट करने की कोशिश करनी है, या फिर वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स इंश्योर करना है, वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स इंश्योर करना है, कि इंडिविजुअल्स को वेलफेयर स्टेट में लाने की कोशिश करनी है। ओके, तो ये डीपीएसपी में लिखा गया है, ये क्या है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस है। जो ये नेगेटिव ऑब्लिगेशंस होती हैं, नेगेटिव ऑब्लिगेशन हेल्प करती हैं एक सिटीजन्स को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड कराने में, या एक कंट्री में पॉलिटिकल
पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाने में कौन मदद करते हैं? नेगेटिव ऑब्लिगेशन, या फंडामेंटल राइट जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्रिएट करते हैं एक कंट्री के अंदर। जबकि डीपीएसपी जो है ये इकोनॉमिक एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करते हैं। अब ये सोशल या इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होती क्या है ये देखते हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी कि ईच इंडिविजुअल विल बी हैविंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स और विल बी हैविंग चांस टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। ओके, फंडामेंटल राइट्स ये इंश्योर करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हो और उसको राइट मिले एक कंट्री में कुछ पॉलिटिकल मैटर में पार्टिसिपेट करने का। जबकि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नाम से पता लग रहा है पीपल विल हैव इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी एंड दे विल बी इक्वल इन द इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। तो ये कोशिश कौन करते हैं? डीपीएसपी कोशिश करते हैं। यहाँ तक बात मेरे ख्याल से क्लियर होगी। एक बार समराइज करते हैं। तो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। ऑब्लिगेशन या तो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी। नेगेटिव ऑब्लिगेशन जो है उनको फंडामेंटल राइट्स कह रहे हैं। ये सिटीजन्स को राइट्स दिए गए हैं डायरेक्टली, ठीक है। और ऑब्लिगेशन जो पॉजिटिव होंगी उनको डीपीएसपीज कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट की, स्टेट की या कहें स्टेट की ये ऑब्लिगेशन है कि वो इक्वालिटी लाने की कोशिश करेगी। टीपीएसपी यानी कि वो ऐसे लॉज बनाएगी जिससे पीपल के बिटवीन पीपल के जो लोग हैं उनके मध्य समानता आ जाए। ओके, तो ये क्या हुई? पॉजिटिव ऑब्लिगेशन। गवर्नमेंट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। नेगेटिव ऑब्लिगेशन फंडामेंटल राइट, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन डीपीएसपीज। डीपीएसपीज जो हैं ये क्या कोशिश करते हैं? ये कोशिश करते हैं कि एक सोसाइटी में सोशल एंड यानी कि सिटीजन्स को एक तरीके से कहें सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो जाए। एक सोसाइटी में सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो जाए। ये कौन कोशिश करते हैं? डीपीएसपीज कोशिश करते हैं। फंडामेंटल राइट्स का पर्पस क्या है? कि हर एक इंडिविजुअल को इक्वल पॉलिटिकल राइट मिले। इट मींस देयर इज अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। क्लियर बात? आगे देखते हैं। राइट्स जो हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक राइट जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होंगे और दूसरे राइट जो स्टैट्यूटरी राइट होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और स्टैट्यूटरी राइट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं इनको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स और जस्ट अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में आप जानते हैं ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये भी लीगल राइट्स हैं, ये भी स्टैट्यूटरी राइट्स हैं। ये स्टैट्यूटरी राइट्स क्या कहेंगे, किसे कहेंगे? स्टैट्यूटरी राइट्स जो कि किसी लॉ से मिले हों। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज इन इटसेल्फ अ लॉ, सो वी कैन से फंडामेंटल राइट्स आर स्टैट्यूटरी राइट या लीगल राइट कह सकते हैं, है ना। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं इनको भी कह दिया जाएगा ये भी लीगल राइट्स हैं, ये भी स्टैट्यूटरी राइट्स हैं। लेकिन स्टैट्यूटरी राइट्स को हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं कह सकते। रीजन क्या है समझ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट्स पीपल को दिए गए, इंडिविजुअल को दिए गए, उनको या तो हम फंडामेंटल राइट कह रहे हैं या फिर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कह रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स किन्हें कह रहे हैं? उन राइट्स को कह रहे हैं जो कि गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, पीपल से स्नैच नहीं कर सकती, छीन नहीं सकती, ठीक है। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स किसे कह रहे हैं? ये राइट्स में चेंजेस पॉसिबल हैं। ओके, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इन राइट्स में कभी भी इजीली चेंज नहीं किया जा सकता, चेंजेस पॉसिबल है। ओके, जैसे फंडामेंटल राइट्स में आप जानते हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम या फिर एजुकेशनल कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, ये सब क्या है? फंडामेंटल राइट्स। और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में क्या आ जाएगा? राइट टू प्रॉपर्टी आ जाएगा या राइट टू इंटर स्टेट बिजनेस, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजनेस करने का राइट। फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 में मेंशन किए गए हैं।
ठीक है, जिसमें से एक आर्टिकल 31 आता है, वो राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, तो इसको हटा दिया गया था और इसको एक अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था। 300A में इसके बारे में लिखा गया है प्रॉपर्टी राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। स्टैट्यूटरी राइट्स क्या होते हैं? स्टैट्यूटरी राइट्स जो हैं वो लॉ की वजह से तो मिले, लेकिन वो लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, वो क्या था, वो कोई एक्ट था या वो कोई गवर्नमेंट की कोई रूल्स एंड रेगुलेशन था जिसकी वजह से वो राइट मिला। जैसे अगर मैं कहूँ एक पर्सन के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे रहा, बल्कि एक एक्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 वो लोगों को क्या दे रहा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो लोगों को एक राइट दे रहा है। तो इस राइट को क्या बोला जाएगा? स्टैट्यूटरी राइट बोला जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात क्लियर है, आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की कि अदर कंट्रीज में फंडामेंटल राइट सुपीरियर हैं या नहीं है, जैसे अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं, इंग्लैंड में फंडामेंटल राइट की बात होती ही नहीं है। इंग्लैंड का मानना क्या है, इंग्लैंड में मतलब प्रिंसिपल क्या है, एक पर्सन उस हद तक फ्री है, एक पर्सन को लिबर्टी है उस हद तक, टू दैट एक्सटेंट इट इज नॉट फॉरबिडन इन एनी लॉ, यानी कि जहां तक लॉ परमिशन, जहां तक लॉ जो है मना नहीं करता है, वहां तक पर्सन कुछ भी कर सकता है। अगर लॉ ने फॉरबिड कर दिया, लॉ नॉट फॉरबिड, जहां तक वो फॉरबिड नहीं करता वहां तक तो वो कुछ भी कर सकता है। जैसे ही लॉ फॉरबिड कर देगा वैसे ही उस पर्सन को वो एक्शन करने से रोक दिया जाएगा, प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। तो फंडामेंटल राइट की क्लियरिटी है ही नहीं है, एक पर्सन को के राइट्स कभी भी उससे छीने जा सकते हैं, एक लॉ पास करके कि अब आप यही काम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे वहां पर अगर मैं मानूं सेम जेंडर मैरिज, सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स मैरिज जो है इंग्लैंड में, मान लेते हैं, एक एजम्पशन ले रहा हूं मैं, मान लेते हैं वो अभी जो है वो मतलब कि वो मतलब उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता लॉ, लेकिन कुछ टाइम बाद लॉ बन गया कि सेम सेक्स मैरिज इज इलीगल। ठीक है, तो अगर उसे इलीगल कर दिया गया सेम सेक्स मैरिज को, तो इसके बाद क्या होगा, इस लॉ के बाद जो फ्रीडम एक पर्सन को थी, मतलब कि जो पीपल इंडिविजुअल्स को थी, वो फ्रीडम क्या कर ली जाएगी, उनसे छीन ली जाएगी। बात क्लियर? लेकिन अगर मैं बात करूं यूएस की, तो यूएस के अंदर जुडिशियल सुप्रीमेसी है, आप जानते हैं जुडिशियल सुप्रीमेसी, और जुडिशियल सुप्रीमेसी जो है, एक पर्सन को जितने भी राइट्स दिए गए हैं, बिल ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स बिल ऑफ राइट्स में लिखे गए हैं, एक पर्सन मतलब कि एक इंडिविजुअल के पास क्या क्या राइट्स होंगे, ये बिल ऑफ राइट्स में लिखा गया। तो अगर बिल ऑफ मतलब कि जो यूएस पार्लियामेंट है वो बिल ऑफ राइट्स में चेंज कर ही नहीं सकती इजीली, अगर वो करेगी तो जुडिशियल सुप्रीमेसी की वजह से, अगर यानी कि जुडिशरी उसमें इंटरफेयर करेगा और उनके राइट्स को सिक्योर कर देगा। यानी कि यूएस में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, उनमें चेंजेस करना लगभग इम्पॉसिबल है, लगभग। ओके, इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स हैं लेकिन उनमें चेंजेस पॉसिबल हैं। ओके, ये बेसिक था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। एक बार इनको मैं समराइज कर देता हूँ। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स, नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट होती हैं, ऑब्लिगेशन स्टेट के ऊपर कुछ ना करने की ऑब्लिगेशन है कि वो स्टेट जो है पीपल के साथ क्या नहीं कर सकती, जिसकी वजह से पीपल को क्या मिलता है, उनके पॉलिटिकल राइट सिक्योर होते हैं, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल राइट्स। तो पॉलिटिकल राइट्स किससे मिलते हैं? फंडामेंटल राइट की वजह से मिलते हैं। ये क्या है? नेगेटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट पर कि स्टेट क्या नहीं कर सकती। इसके साथ हमने डीपीएसपीस की भी थोड़ी सी बात कर ली। डीपीएसपीस एक्चुअल में राइट नहीं है सिटीजन की, बल्कि ड्यूटी है गवर्नमेंट की, कि वो कोशिश करेगी, यानी कि ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, वो कोशिश क्या करेगी, वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स इंश्योर करने के लिए, और वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल इंश्योर करने के लिए वो डिफरेंट काइंड की पॉलिसीज बनाएगी, डिफरेंट काइंड की स्कीम्स चलाएगी, जिससे वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स हो सके और उनका जो सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेटा है, ये स्टेटस है, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस जो है उनका, उसमें इक्वालिटी आ सके। जब हम सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट में इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं?
DPSPs focuses on social and economic democracy। बात क्लियर। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? इसके अलावा हमने देखा राइट्स दो टाइप के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में भी दो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स 14 to 35, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है 300A, राइट टू प्रॉपर्टी, या फिर राइट टू इंटर स्टेट बिजनेस हो सकता है, जिसको 301A में लिखा गया है। ओके, यानी कि ये अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है बट नॉट फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा स्टैट्यूटरी राइट्स के हैं, वो राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है बट अदर एक्ट्स या रूल्स एंड रेगुलेशंस के जरिए स्टेट पीपल को ये राइट्स प्रोवाइड कराती है। ओके, तो इनको लीगल राइट्स तो बोला ही जाएगा, स्टैट्यूटरी राइट्स तो ये है ही हैं, स्टैट्यूटरी राइट्स ये सारे हैं, लेकिन सारे स्टैट्यूटरी राइट्स जो हैं उनको हम फंडामेंटल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं कह सकते। कुछ स्टैट्यूटरी राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है उनको सिर्फ स्टैट्यूटरी राइट्स कहा जाएगा। और वो राइट्स मिलते कैसे पीपल को? एक एक्ट के जरिए या किसी लॉ या रूल्स और रेगुलेशन के जरिए अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब आगे हम आर्टिकल 12 से डिस्कस करना शुरू करते हैं। आर्टिकल 12 से पहले 14 डिस्कस करेंगे, फिर 16 से लेकर 15 से लेकर 18 को डिस्कस करेंगे, फिर 19 से लेकर 22 तक डिस्कस करेंगे, 23 to 24, 25 to 28 एंड 29 to 30, 32, 33, 34 एंड 35। अगर हम बात करें तो पहले हम जनरल प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग, फिर हम राइट टू इक्वालिटी की बात करेंगे, फिर राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करेंगे, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करेंगे, फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करेंगे, फिर हम रेमेडीज की बात करेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके से दवाइयाँ मतलब उपचार, कोई क्या क्या उपचार मिल सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर जो आर्म्स से रिलेटेड प्रोविजंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, मार्शल लॉ से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं उनसे रिलेटेड हम इसमें कुछ बातें करेंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स की इंफॉर्मेशन हमें आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक मिलती है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट, जो भी स्टेट हमें फंडामेंटल राइट्स देती है या जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसके ज़रिए हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले, उन राइट्स की इंफॉर्मेशन हमें आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 तक मिलती है। ओके, लेकिन फंडामेंटल राइट का जो सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में वो स्टार्ट होता है आर्टिकल 12 से लेकर और आर्टिकल 35 तक, यानी कि पार्ट थर्ड जो फंडामेंटल राइट से डील करता है। पार्ट थर्ड में कहाँ से आर्टिकल शुरू होते हैं? आर्टिकल नंबर 12 से। कहाँ तक हैं ये पार्ट थर्ड के आर्टिकल? 35 तक। और उस सेक्शन का नाम क्या है, इस पार्ट का नाम क्या है? फंडामेंटल राइट। तो इस फंडामेंटल राइट के इस पार्ट को फिर से अगर हम डिवाइड करें तो एक पार्ट बना सकते हैं हम जिसमें दो सेक्शन है। ये जनरल पार्ट है। जनरल पार्ट का मीनिंग क्या है? इसके प्रोविजंस जो हैं वो फंडामेंटल राइट प्रोवाइड नहीं करेंगे, बल्कि फंडामेंटल राइट को समझने के लिए या फंडामेंटल राइट पर इनकी एप्लीकेशन होगी। समझने के लिए या तो फंडामेंटल राइट समझने के लिए ज़रूरी है और उनकी पर इनकी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इम्प्लीकेशन होगी। देखते हैं ज़रा आगे। आर्टिकल 12 हमें स्टेट की डेफिनेशन देता है। स्टेट जो भी इस पूरे सेक्शन में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ होगी, तो वहाँ पर स्टेट का मीनिंग क्या है? स्टेट का मीनिंग कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हो सकती है या गवर्नमेंट कंट्रोल अथॉरिटी हो सकती है। पार्लियामेंट भी, अगर पार्लियामेंट कहीं वर्ड यूज़ होता है तो पार्लियामेंट भी क्या शो कर दिया वहाँ पर? स्टेट शो कर दिया। या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट भी स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट मतलब किसी भी राज्य की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, या फिर लेजिस्लेचर, या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी
जो कि गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड है, लोकल अथॉरिटी। तो आर्टिकल 12 में यही बताता है कि स्टेट का मीनिंग क्या होगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी कोई भी, उसमें या तो हम पार्लियामेंट का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम उसमें लेजिस्लेचर का या लोकल अथॉरिटी का यूज़ कर सकते हैं। बात क्लियर। आर्टिकल 13 क्या बताता है, आर्टिकल 13 बताता है कोई भी ऐसा लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट है, लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट है किसके साथ, फंडामेंटल राइट के साथ, वो उस एक्सटेंट तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा जिस एक्सटेंट तक ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। यानी कि एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट टू फंडामेंटल राइट्स will be declared unconstitutional to the extent to which it is violating fundamental rights। अब यहाँ पर लॉ का मीनिंग क्या है ये जानना जरूरी है। अब यहाँ पर कोई भी परमानेंट लॉ यानी कि जो पार्लियामेंट ने बनाया है उस लॉ को हम शामिल कर लेंगे, या फिर टेम्पररी लॉ हो सकता है। टेम्पररी लॉ का मीनिंग क्या हो गया, यानी कि ऑर्डिनेंस। अगर कोई प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करता है तो वो ऑर्डिनेंस भी किस में आ जाएगा, वो भी हमारा इस लॉ का पार्ट होगा। इसके अलावा कौन सा लॉ आ सकता है, इसके अलावा कोई भी सेकेंडरी लॉ आ सकता है। यानी कि कभी आपको पता होगा स्टैट्यूटरी मतलब कि जो हमारा लेजिस्लेचर है उसका काम है लॉ बनाना, यानी कि पार्लियामेंट का या लेजिस्लेटिव असेंबली का काम है लॉ बनाना। लेकिन क्योंकि ओवरबर्डन हो जाते हैं ये लेजिस्लेचर, या फिर इनको एक्चुअली इंफॉर्मेशन मतलब की जानकारी नहीं होती, अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या पॉलिसी बनानी चाहिए, तो वो कुछ पोर्शन ऑफ द पॉलिसी किसको दे देते हैं, या कुछ नंबर ऑफ पॉलिसीज वो एग्जीक्यूटिव को दे देते हैं बनाने के लिए। तो एग्जीक्यूटिव ने कोई लॉ बनाया है या कोई भी पॉलिसी बनाई है वो भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करने वाली नहीं होनी चाहिए। इफ इट इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स देन इट विल बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू द एक्सटेंट इट इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। बात क्लियर। तो हमें आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में इतना ही समझना था। अब नेक्स्ट पार्ट हम चलो आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स एक्चुअल में आर्टिकल 14 से स्टार्ट होते हैं। आर्टिकल 14 जो है वो डील किसके साथ करता है, इक्वालिटी से डील करता है, या कह सकते हैं राइट इक्वालिटी से डील करता है। राइट इक्वालिटी पार्ट में हम आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 से पढ़ते हैं। आर्टिकल 14 से पहले जितने भी आर्टिकल्स आए पार्ट थर्ड में वो आर्टिकल 12 और 13 ही थे एक्चुअल में। तो ये दोनों फंडामेंटल राइट के बारे में बात नहीं करते। फंडामेंटल राइट्स हमारे कब से शुरू होते हैं, आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट के सेक्शन में आते हैं आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। अब राइट इक्वालिटी में आर्टिकल 14 से 18 तक आएगा, तो हम पहले आर्टिकल 14 से शुरू करते हैं। आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने इक्वालिटी की बात करता है। एंड इसके अलावा किसकी बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है, ईच पर्सन विल बी इक्वल, एनी पर्सन, हर कोई पर्सन, चाहे वो सिटीजन हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एनी पर्सन वो क्या होगा, उसके पास पहली बात तो लॉ के सामने कोई प्रिविलेज नहीं है, नो प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस किसे कहते हैं, स्पेशल राइट को कहते हैं। तो कोई भी पर्सन के पास लॉ के सामने कोई स्पेशल राइट नहीं होगा, कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस होगी। उसके बाद कोई भी पर्सन लॉ से बड़ा नहीं है, नो पर्सन इज अबव लॉ। नो पर्सन बोला जा रहा है यहाँ पर, यानी कि सिटीजन वगैरह कोई भी हो सकता है। नो पर्सन इज अबव द लॉ, लॉ से बड़ा कोई नहीं है। इसके अलावा हर कोई पर्सन सब्जेक्ट है, इज अ सब्जेक्ट टू लॉ, यानी कि ही कैन बी सब्जेक्ट, ही और शी कैन बी सब्जेक्टेड टू लॉ, सब्जेक्ट ऑफ लॉ है। ओके तो इसमें अगर आप मेनली देखें तो ये नो की बात कर रहे हैं, नो प्रिविलेजेस या एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस या नो पर्सन इज अबव द लॉ। तो इसको हम नेगेटिव कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं।
अगर हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें तो इसका मतलब क्या है, एक पर्सन के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा, चाहे वो अमीर है गरीब है, से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, सेम सर्कमस्टांसेस में अगर दो पर्सन है तो उनके साथ ट्रीटमेंट भी क्या होगा, सेम होगा, इक्वल ट्रीटमेंट इन सेम सर्कमस्टांसेस। इसके अलावा कोई भी पर्सन जो है उस पर लॉ सेम तरीके से अप्लाई होगा, सिमिलर एप्लीकेशन होगी लॉ की। ठीक है, एक लॉ सेम तरीके से, सेम लॉ सेम एप्लीकेशन, ये नहीं है एक लॉ है और उसको दो पर्सन पर अलग तरीके से अप्लाई करा जा रहा है, सेम लॉ सेम एप्लीकेशन। इसके अलावा तीसरा जो हमारा इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ का प्रोविजन कहता है, वो क्या कहता है, द लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, द लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक कह सकते हैं, या फिर ट्रीटेड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। देखो ये इंपॉर्टेंट है काफी प्रोविजन, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, यानी कि जो सेम है, यानी कि जिनकी कंडीशन सेम है उनको सेम तरीके से ट्रीट करा जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर वो लाइक नहीं है, दो अलग अलग पर्सन है, यानी कि अलग अलग सेक्स के पर्सन है, एक मेल है एक फीमेल है, ये अलग अलग कास्ट के पर्सन है, कास्ट के पर्सन है का मतलब क्या है, अलग अलग, एक कास्ट है दलित वर्ग, यानी कि दलित क्लास के पीपल हैं। अब उनकी कंडीशन जो है वो जनरली क्या होता है, अगर एक पर्सन ऑर्थोडॉक्सी थिंकिंग वाला है तो उसके साथ ज़्यादा अत्याचार होते हैं। एक पर्सन है जो कि दलित नहीं है, यानी कि वो ब्राह्मण है, इन दोनों की सरकमस्टांसेस अगर डिफरेंट है इन, तो फिर इनको ट्रीट भी अलाइक, मतलब कि डिफरेंट तरीके से करा जाएगा, अनलाइक तरीके से करा जाएगा। अगर ये सेम होते तो इनको लाइक तरीके से ट्रीट करा जाता है। तो ये कौन सा हमारा प्रोविजन कहता है, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है। तो इसमें क्या करा जाएगा, पॉजिटिव बातें की जा रही हैं तो इसको पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कहा जा सकता है। ओके, हालांकि इस इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोविजन की कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन क्या है, आप कहेंगे हर पर्सन लॉ की नज़र में सेम है, सब क्या है, इक्वल सब्जेक्ट ऑफ द लॉ है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं। अगर मैं यही केस प्रेसिडेंट की रेफरेंस में कहूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इक्वली माने जाने चाहिए, तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई क्राइम करते हैं तो उसके लिए भी उनको लॉ के अकॉर्डिंग सजा दी जानी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, जब तक प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट या टाइटल ऑफ द प्रेसिडेंट होल्ड करे हुए हैं तब तक लॉ उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं कर सकता, नो प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग कोई भी नहीं हो सकती। ऐसे ही अगर वो प्रेसिडेंट ना होकर वो गवर्नर है, गवर्नर ऑफ स्टेट, तो उनके खिलाफ भी कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग या फिर सिविल प्रोसीडिंग, नो प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग में मैं दोनों प्रोसीडिंग की बात कर रहा हूँ, क्रिमिनल और सिविल, क्रिमिनल और सिविल, कोई भी टाइप की प्रोसीडिंग इनके खिलाफ नहीं हो सकती। इसके अलावा वो प्रेसिडेंट गवर्नर के अलावा कोई फॉरनर है, फॉरनर, सॉवरेन फॉरनर बोल देते हैं, नहीं दूसरी कंट्री से आया हुआ है, कोई ऐसा पर्सन जो उस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हुआ है, या फिर कोई डिप्लोमेट्स है, इनके खिलाफ भी कोई प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती इन केस दे डू समथिंग रॉन्ग, कोई सिविल क्राइम करते हैं या फिर कोई क्रिमिनल क्राइम करते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती, उनके पास स्पेशल राइट है। चलो अब हम आर्टिकल 15 पढ़ते हैं। लेट मी चेंज द स्लाइड। आर्टिकल 15 डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देखिए आपको पता है इंडिया में हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ है, और डिस्क्रिमिनेशन का आधार क्या रहा है, हमेशा डिस्क्रिमिनेशन का आधार रहा है उनका रिलीजन, पर्सन का रिलीजन, या उनकी रेस, या उनकी कास्ट,
या उनका सेक्स या वो उन्होंने जन्म कहाँ लिया, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये जो आर्टिकल है ये क्या कहता है कि इन ग्राउंड्स पर कोई भी सिटीजन, एनी सिटीजन, यहाँ सिटीजन की बात हो रही है। देखिए अभी पिछला आर्टिकल हमने देखा उसमें एनी पर्सन की बात हो रही थी, यहाँ पे सिर्फ सिटीजन की बात हो रही है। इसका मतलब कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए हैं। अब वो कौन कौन से हैं, जैसे 15 हो गया आर्टिकल, आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये एक्सक्लूसिवली किसको दिए गए हैं, सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को दिए गए हैं ये वाले फंडामेंटल राइट्स। तो मैं कह रहा हूँ एनी सिटीजन, कोई भी सिटीजन को सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स पर, ओनली ऑन द ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये नहीं है कि आप किसी को रिलीजन पर, रेस पर, कास्ट पर, सेक्स पर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, लेकिन उनका डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है इनके अलावा किसी और ग्राउंड पर। बात क्लियर? तो इन ग्राउंड पर लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, सबको इक्वली ट्रीट करा जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये जो बात लिखी गई है आर्टिकल 15 आर्टिकल और उसका क्लॉज 1 में। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या कहता है, कोई भी सिटीजन, कोई भी सिटीजन को इन एलिजिबल नहीं डिक्लेयर करा जाएगा, उसे ये नहीं कहा जाएगा कि वो इन एलिजिबल है कुछ पर्टिकुलर सर्विस को या प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए, किसकी वजह से, इन ग्राउंड्स की वजह से। ठीक है, वो सर्विसेज कौन कौन सी हैं, वो सर्विसेज हैं जैसे उसको पब्लिक जो फैसिलिटीज़ हैं, पब्लिक जो शॉप्स हैं, पब्लिक शॉप्स, उनको यूज़ करने से नहीं रोक सकता। पब्लिक एंटरटेनमेंट की सर्विसेज है उनसे उसे नहीं रोका जा सकता। रेस्टोरेंट में जाने से उसे नहीं रोका जा सकता, या फिर होटल में रुकने से उसे नहीं रोका जा सकता। किस ग्राउंड की वजह से, इन ग्राउंड की वजह से कि आपका रिलीजन ये है इसलिए हम आपको होटल नहीं देंगे। ठीक है, या आपका सेक्स जो है वो मेल या फीमेल है इस वजह से आपको होटल में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर से याद रखें सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स के बेसिस पर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ और ग्राउंड्स हो सकते हैं। ऐसे ही जैसे कि ये कहता है कि कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, दूसरी बात और है जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता कि किसी को रोका नहीं जा सकता कि कोई पब्लिक वेल है, वेल मतलब कुआं, उसे उसका यूज़ करने से नहीं रोका जा सकता। या फिर कोई पब्लिक घाट है, बाथिंग घाट है मान लेते हैं, वहाँ उसका यूज़ करने से उसे नहीं रोका जा सकता। इसके अलावा कोई प्लेस है जहाँ पर मतलब कि कोई घूमने की जगह है, वहाँ पर उसे जाने से नहीं रोका जा सकता। ठीक है, कौन सी जगह है ये, पब्लिक होल्डिंग वाली जगह है, यानी कि यहाँ पर पब्लिक सेक्टर का होल्ड है। ओके, तो इन बेसिस पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन फिर आर्टिकल 15 में ही एक क्लॉज आ जाता है, क्लॉज 3, वो कुछ एक्सेप्शन प्रोवाइड कर देता है। एक्सेप्शन क्या प्रोवाइड कर देता है कि हो सकता है कि हम डिस्क्रिमिनेशन ना करें सिर्फ इन ग्राउंड पर, फिर भी अगर वुमेन और चिल्ड्रन का केस है तो उनके केस में कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। यानी कि अब आप देखें यहाँ पर आर्टिकल 16 और आर्टिकल 14 आपको मिक्स होते हुए नजर आएंगे। इक्वल्स टू बी ट्रीटेड या लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, यानी कि लाइक को लाइक तरीके से ट्रीट करा जाए, लेकिन जो लाइक है ही नहीं उनको तो अलाइक तरीके से ट्रीट करेंगे तभी उनके साथ जस्टिस होगी। तो स्पेशल प्रोविजंस वुमेन को और चिल्ड्रन के लिए बनाए गए हैं क्योंकि इनकी कंडीशन सबसे ज़्यादा खराब है। इसके अलावा जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। स्पेशल प्रोविजंस किसके लिए बनाए जा सकते हैं, एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड सेक्शन जो है, ओबीसी कह सकते हैं इनको, बैकवर्ड सेक्शन, उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। एससी ओबीसी एसटी, किन किन के लिए, एससी ओबीसी, ओबीसी तो वैसे इसमें आ जाएगा, एससी और एसटी, इनके लिए भी क्या हो सकता है, इनके भी डेवलपमेंट के लिए प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनके लिए भी क्या हो सकता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं।
यानी कि ये एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। फंडामेंटल राइट क्या नहीं है? एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट कब होता है? जब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, इसलिए इसको एब्सोल्यूट नहीं बोलेंगे। अब हम आर्टिकल 16 देखते हैं। आर्टिकल 16 जो है वो किसके साथ डील करता है? वो डील करता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी किस चीज़ के लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सेक्टर। या फिर कह सकते हैं, इसी जगह क्या कह सकते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। किससे डील करता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से डील करता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी किस चीज़ में? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी मिलेगी सभी को, यानी कि कोई भी रिलीजन का, कोई भी सेक्स का, कोई भी जेंडर का पर्सन हो, उसको क्या मिलेगी? उसको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है ना, बराबर अधिकार मिलेगा उसको पब्लिक सेक्टर में जॉब करने का। तो ये भी सिंपल सेम ही बात कहता है। पहली बात ये सिटीजन्स के लिए, ये बात याद रखनी है, जो कि अभी आर्टिकल 15 में भी देखा हमने। आर्टिकल 16 भी किसके लिए? कोई भी सिटीजन के लिए, एनी सिटीजन। एनी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किन ग्राउंड्स पे नहीं होगा? 5 ग्राउंड्स आपको याद होंगे। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन इस वाले आर्टिकल में एक पार्ट और ऐड हो जाता है। इसमें ऐड क्या होता है? एक डिसेंट, यानी कि माता पिता से कुछ भी ऐसा नहीं है, माता पिता से उसको इनहेरिट हो जाएगा, तो डिसेंट भी हो गया। तो इन 6 ग्राउंड के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। 6 ग्राउंड के बेसिस पे नहीं हो सकता, लेकिन इसके अलावा कोई और ग्राउंड है तो उसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। बात क्लियर? आगे देखते हैं। अब इसके एक्सेप्शंस भी हैं। ये आर्टिकल क्या कहता है? पब्लिक सेक्टर में हमें सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी सभी को, हमें सबको, हम सभी को सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन इसके एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन आपने देखे भी होंगे। अगर ये कहा जाता है सभी को सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो फिर रिजर्वेशन क्यों? रिजर्वेशन क्यों? रिलीजन, कास्ट के बेसिस पे जो रिजर्वेशन मिलता है, वो रिजर्वेशन क्यों हो रहा है? वीमेन के लिए, यानी कि सेक्स के बेसिस पे जो रिजर्वेशन मिल रहा है, वो रिजर्वेशन क्यों हो रहा है? और कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो कि प्लेस के आधार पर, कि आप अगर उत्तराखंड में जन्म लेते हैं तो हम आपको उत्तराखंड, आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो हम आपको क्या देंगे? आपको जॉब देंगे। प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। ओके, और कुछ ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर हिंदू का अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर मुस्लिम्स को अपॉइंट कर दिया जाएगा, मुस्लिम्स का वहाँ पर हिंदू को कर दिया जाएगा। वहाँ पर जो है उसी रिलीजन के सुपीरियर, मतलब कि प्रेस्ट को अपॉइंट करा जाएगा, जिस भी रिलीजन के इंस्टीट्यूशन में ज़रूरत है किसी भी पर्सन की। ठीक है, तो ये हमें कुछ सिचुएशंस देखने के लिए मिलती हैं। ये सिचुएशन बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल, ये भी आर्टिकल जो है हमारा आर्टिकल 16 भी एब्सोल्यूट नहीं है। तो जो भी एब्सोल्यूट नहीं होता आर्टिकल, वहां पर हमें एक्सेप्शन देखने के लिए मिलेंगी। एक्सेप्शन देखने के लिए मिलेंगी, तो एक्सेप्शन देख लेते हैं एक बार। इसकी एक्सेप्शंस क्या है? कि पार्लियामेंट अगर चाहे, एट द डिस्क्रिशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की डिस्क्रिशन पर, मतलब पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो किसी स्टेट को स्पेसिफाइड कर सकता है, किसी स्टेट के लिए स्पेसिफाइड कर सकता है कि वो अपने ही स्टेट के पीपल को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। कौन करेगा? ये पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब कर सकता है कि रेजिडेंस जो है, यहाँ बात हो रही है रेजिडेंस की, प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ के साथ और रेजिडेंस लिख लेते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। तो रेजिडेंस को क्या कर सकती है? वो रेजिडेंस को कोई भी पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी स्टेट के स्टेट में स्पेसिफाई कर सकती है कि रेजिडेंस जो है वो एक बेसिस रहेगा ऑफ अपॉइंटमेंट, बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट रहेगा इन अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। बात क्लियर? इसके अलावा और क्या एक्सेप्शन है इसका? एक्सेप्शन जो आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं,
कोई यानी कि बैकवर्ड क्लास है, सोशली या एजुकेशनली, उसके लिए ऐसे प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं जो कास्ट के बेसिस पर हो या रिलीजन के बेसिस पर हो या सेक्स के बेसिस पर हो। ठीक है, लेकिन वीमेन की कंडीशन खराब है तो हम सेक्स के बेसिस पर क्या कर सकते हैं, रिजर्वेशन दे सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर कास्ट के लोग हैं जिनको जो मतलब कि एक इक्वल स्टेटस सोसाइटी में भी मतलब कि शो नहीं कर पाते, रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या हो सकता है, उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, उसके लिए भी इस जो इक्वालिटी है इसको तोड़ा जा सकता है। बात क्लियर? या फिर कोई भी रिलीजियस डेनोमिनेशन का भी, मैंने कहा था कि अब से कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर उसी रिलीजन के पर्सन को अपॉइंट करा जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट ओन क्यों ना हो, गवर्नमेंट एडेड क्यों ना हो। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर रिलीजन के बेसिस पर क्या करा जा सकता है, अपॉइंटमेंट की जा सकती है। यानी कि एक्सेप्शन पहले ही दे रखा है, ये तो कुछ गलत था ही नहीं अगर एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में किसी पर्टिकुलर रिलीजन के पर्सन को हेड बनाया जा रहा है। इसके अलावा 10% रिजर्वेशन, ये आपने सुना होगा, 10% रिजर्वेशन दिया जा सकता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर पीपल हैं उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजन करा गया है। 10% रिजर्वेशन फॉर EWS कैटेगरी पीपल, ओके, पर्सन्स। आगे देखते हैं। तो ये 4 एक्सेप्शंस हमें किस में दिए गए हैं, आर्टिकल 16 के अंदर दिए गए हैं। आर्टिकल 16 जो है वो एब्सोल्यूट आर्टिकल, एब्सोल्यूट राइट नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। जैसे अभी हमने देखा आर्टिकल 15 भी एब्सोल्यूट नहीं है और 16 भी नहीं है, याद रखना है। 17 आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 17 किसके बारे में बात करता है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 17 बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में। abolition of untouchability. Untouchability term is not explicitly defined in the constitution, but we can find out what is untouchability by analyzing the historical background of untouchability. If I talk about untouchability in history, then we find many people who have been exploited on the basis of this untouchability. Okay, like people who were exploited on the basis of untouchability were called Dalits, broken. ओके, यानी कि उन पीपल के ऊपर क्या होते थे, एक्सप्लॉइटेशन होते थे, और जो भी पीपल एक्सप्लॉइटेशन का शिकार हुए उनको अनटचेबल्स बोल दिया गया, एक्सप्लॉइटेशन। और वो किस क्लास से बिलोंग करते थे, दलित क्लास से वो बिलोंग करते थे, उनको दलित बोला जाता था। दलित का मीनिंग क्या है, डाउन ट्रोडन या फिर ब्रोकन, टूटा हुआ। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्या कहा जाता है, इंडिया में किसी भी काइंड की अनटचेबिलिटी जो है इस प्रोहिबिटेड या रेस्ट्रिक्टेड है, या फिर इसे अबॉलिश करा जाता है। ओके, यानी कि कोई भी अगर पर्सन अनटचेबिलिटी के बेसिस पर किसी को इनकैपेबल डिक्लेयर करने की कोशिश करता है, इट विल बी कंसिडर्ड अ वायलेशन ऑफ लॉ। वायलेशन ऑफ लॉ कंसिडर करा जाएगा इसे, इसे एक ऑफेंस कंसिडर करा जाएगा, और ऑफेंस भी कैसे, पनिशेबल ऑफेंस कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए पनिशमेंट भी मिल सकती है। पनिशमेंट कैसे मिलेगी, अकॉर्डिंग टू द लॉ मिलेगी। अब अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कुछ एक्ट पास हुए थे, जैसे एक एक्ट जो है वो 1955 में पास हुआ था। उस एक्ट का नाम क्या था, उस एक्ट का नाम था अनटचेबिलिटी, द अनटचेबिलिटी अबॉलिशन एक्ट। अनटचेबिलिटी इट्स नॉट अबॉलिशन, इट इज ऑफेंस एक्ट। इस एक्ट के नाम से एक एक्ट आया, अनटचेबिलिटी ऑफेंस। फिर 1976 में 1976 में एक अमेंडमेंट हुई और इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका नाम क्या रख दिया गया, इसका नाम रख दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट। इसका नाम प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, सिविल राइट्स सभी के राइट, मतलब कि सिविलियन के राइट्स, राइट एक्ट 1955 रख दिया गया।
ओके, इसके अलावा एक एक्ट और है, बड़ा ही फेमस एक्ट है, SC ST एट्रोसिटी एक्ट 1999। ये एक्ट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एक्ट है उन पीपल के लिए जो अनटचेबल्स को किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। इफ़ अ पर्सन इज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट दिस एक्ट, ओके, अगर एक पर्सन के खिलाफ एक केस करा जाता है इस एक्ट के अंडर, तो उस पर्सन को नॉन बेलेबल सेंटेंस टू जेल हो सकता है। ही कैन बी सेंटेंस इन टू जेल विच विल बी नॉन बेलेबल, यानी कि उसे बेल भी नहीं मिल सकती, नॉन बेलेबल होगी। ओके, आगे देखते हैं। अब आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल एक राइट टू इक्वालिटी का, वो देख लेते हैं। दैट इज आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 जो है ये किससे डील करता है? ये डील करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ओके, तो इंडिया में काफ़ी सारे टाइम से आपने देखा होगा कुछ राजा लोग हुआ करते थे। मुगल के टाइम पे देखेंगे तो जो मुगल रूलर हुआ करते थे वो अपने आप को एक टाइटल दिया करते थे, ठीक है। जैसे निज़ाम आपने सुन रखा है, नवाब ऑफ बंगाल सुन रखा है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद सुन रखा है आपने, ठीक है। ऐसे अपने इस टाइप के टाइटल सुन रखे हैं। ऐसे ब्रिटिश जो हैं वो भी टाइटल्स दिया करते थे। टाइटल देने से होता क्या था, पीपल जो है अपनी लॉयल्टी चेंज कर दिया करते थे। टाइटल देने की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मुगल एम्पायर थे वो टाइटल ऑब्टेन करा करते थे, अपने आप को टाइटल दे दिया करते थे। मैं बात करूँ जैसे ब्रिटिश है, ब्रिटेन, ब्रिटिश जो थे, इंग्लिश जो थे, वो कुछ पीपल को उनकी मेरिट्स के बेसिस पर टाइटल दिया करते थे, जैसे राजा का नाम दे दिया, ओके, या सर लगा दिया उनके पीछे, तो ऐसे टाइटल्स दिया करते थे। इस टाइप के टाइटल्स को आर्टिकल 18 ने अबॉलिश कर दिया। आर्टिकल 18 क्या कहता है, कोई भी पर्सन जो है वो कोई टाइटल ऑब्टेन नहीं कर सकता। लेकिन किसके अलावा टाइटल ऑब्टेन नहीं कर सकता? टाइटल ऑब्टेन तो नहीं कर सकता कोई भी, लेकिन अगर वो अकेडमिक टाइटल है, जैसे डॉक्टर लगाते हैं लोग अपने आगे, CA लगाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अकेडमिक टाइटल कैन बी यूज्ड बिफोर देयर और आफ्टर देयर नेम, ओके। तो इनको अकेडमिक टाइटल को या फिर मिलिट्री टाइटल या एकेडमिक टाइटल जो हैं इनको अबॉलिश नहीं करा गया है। मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स जो हैं वो पीपल अपने नाम के आगे या पीछे यूज़ कर सकते हैं, ओके। लेकिन कौन से टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया गया है? जो कि उन्हें किसी फॉरेन कंट्री से ऑब्टेन हो। इसके अलावा अगर हम बात करें, कोई भी सिटीज़न कोई भी सिटीज़न जो है वो फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल ऑब्टेन नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि टाइटल पहले तो यूज़ नहीं कर सकता अपने नाम से पहले, अगर वो एकेडमिक टाइटल और मिलिट्री टाइटल नहीं है। दूसरी, अगर कोई भी फॉरेन सिटीजन, फॉर मतलब कि कोई भी सिटीजन जो है वो टाइटल ऑब्टेन कर रहा है फॉरेन स्टेट से, तो वो भी क्या है, वो भी अबॉलिश है, वो भी यूज अब नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि नो सिटीजन कैन कैन एक्सेप्ट टाइटल कैन एक्सेप्ट टाइटल फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट। मतलब कि कोई सिटीजन जो है वो किसी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल ऑब्टेन, कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आर्टिकल 18 का जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है, एनी पर्सन, यानी कि सिटीजन हो वो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एनी पर्सन जब तक वो एक पोस्ट ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, ड्यूरिंग होल्डिंग अ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, तब तक वो तब तक वो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं, तब तक वो मतलब टाइटल ये ऑब्टेन नहीं कर सकता किसी भी फॉरेन स्टेट से। कब तक? जब तक वो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है बिजनेस, मतलब कि इंडिया में। इसके अलावा आर्टिकल 18 का पार्ट 4 क्या कहता है, कोई भी सिटीजन या फिर फॉरेनर भी हो सकता है,
वो अगर एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का कोई भी, यानी कि अगर ऑफिस होल्ड कर रहा है या फिर ट्रस्ट होल्ड कर रहा है, ठीक है, जो कि रेगुलेटेड बाय किससे है, गवर्नमेंट से रेगुलेटेड है, ठीक है, तो वो ना तो कभी कोई गिफ्ट या कोई प्रॉफिट इमोल्यूमेंट या फिर कोई टाइटल ऑब्टेन नहीं कर सकता। कब तक, जब तक वो इंडिया में कोई प्रॉफिट की पोस्ट या ट्रस्ट को होल्ड कर रहा है। बात क्लियर? तो एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने आर्टिकल 14 पढ़ लिया, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। एक बार समराइज करके देखते हैं इसे। आर्टिकल 14 में हमने क्या पढ़ा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के सामने सभी इक्वल है, किसी के पास प्रिविलेजेस नहीं है, सभी इक्वल सब्जेक्ट ऑफ द लॉ है, सभी को जो है मतलब कि कोई भी पर्सन सुपीरियर नहीं है, एवरी पर्सन नॉट, नो पर्सन इज सुपीरियर टू लॉ, हर कोई इक्वल है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये रूल ऑफ लॉ से लिया गया है, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ ये कहाँ चलता था, ये यूके में चलता था, वहां से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये क्या कहता है, हर पर्सन जो है उसको लॉ से इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी, ओके, यानी कि चाहे वो अमीर है या गरीब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिच है पुअर है या लोअर कास्ट है या अपर कास्ट है, सो कॉल्ड अपर कास्ट, लेकिन उसको प्रोटेक्शन क्या मिलेगी, लॉ से इक्वल मिलेगी, ओके। लाइक विल बी ट्रीटेड लाइक एंड अनलाइक विल बी ट्रीटेड अनलाइक विल बी ट्रीटेड अनलाइक, ओके। तो ये हमने पढ़ा। आर्टिकल 15 जो है वो किससे डील करता है, वो डील करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये डील करता है, सॉरी, वो डील करता है नो डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कैसे डील करता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये इससे डील करता है, किसकी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन 5 ग्राउंड पर नहीं होगा, कौन कौन से 5 ग्राउंड, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, सिर्फ इन ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और एक पर्सन को इन ग्राउंड के बेसिस पर पब्लिक प्लेसेस पर जाने से नहीं रोका जा सकता, पब्लिक जो सर्विसेज हैं उनको ऑब्टेन करने से यूज़ नहीं कर सकते, मतलब यूज़ करने से उन्हें रोक नहीं सकते, पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, रेस्टोरेंट में जाने से नहीं रोका जा सकता, या फिर उनको किसी होटल में जाने से नहीं रोका जा सकता, या पब्लिक एंटरटेनमेंट की जो सर्विसेज हैं या प्लेसेस हैं वहाँ पे जाने से नहीं रोका जा सकता, या फिर इसके अलावा उनको कोई पब्लिक वेल यूज़ करने से रोका नहीं जा सकता। ये हमने किस में पढ़ा है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज ग्राउंड्स। लेकिन इसके बाद हमने ये पढ़ा इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है, वीमेन और चाइल्ड के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, ओके, उनके और यानी कि उनके नज़रिए, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, हालांकि सेक्स के बेसिस पे यहाँ पर मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन बट इट इज एक्सेप्टेबल। ऐसे ही अगर कोई SC ST है उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, क्यों बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। 14 आर्टिकल कहता है इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वल, लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, तो जो लाइक है उनको लाइक की तरह ट्रीट करा जाएगा, जो लाइक ही नहीं है, यानी कि जो एक दूसरे जैसे कि एक दूसरे की सेम स्टेट में नहीं है, सेम स्टेट में नहीं है, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर उनको इक्वालिटी प्रोवाइड की जा सकती है, ओके। इसके अलावा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, यानी कि उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ओके, यानी कि उनके बेटर ऑफ के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जा सकती है जहाँ पर कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ओके। आगे देखते हैं। आर्टिकल 16 किसके बारे में बात करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की इन पब्लिक अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ये इक्वालिटी की बात करता है। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें भी कहा जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी पर्सन से के साथ। किन बेसिस पे? रिलीजन, रेस, डिसेंट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, या फिर इसको रेजिडेंस बोल सकते हैं। और कौन सा रहेगा? कास्ट के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। फिर भी इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस में हमने क्या देखा? एक्सेप्शंस में हमने देखा वही रिजर्वेशन हो सकता है किन के लिए? वीमेन के लिए, और ST SC के लिए। वीमेन के लिए नहीं था, इसमें था रेजिडेंस जो है पार्लियामेंट उसे कुछ स्टेट्स के लिए क्या कर सकती है, कुछ स्टेट्स के लिए रेजिडेंस को पार्लियामेंट एक बेस बना सकती है रिक्रूटमेंट का, एम्प्लॉयमेंट का। SC ST उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता है, या फिर इकोनॉमिकली एंड सोशली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, OBC हैं, यानी कि उनके साथ उनको मतलब रिजर्वेशन दिया जा सकता है, यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल को यहाँ पर वायलेट किया जा सकता है। इसका मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसके अलावा सॉरी, इसके अलावा जो हमने देखा इसमें कौन सा रह गया, और जो EWS रिजर्वेशन है उनके उनके लिए भी 10% रिजर्वेशन दिया गया है, यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको भी उनके लिए भी इस आर्टिकल को वायलेट किया जा सकता है। एक्सेप्शंस में हमने ये 4 पढ़े थे। और आर्टिकल 17 जो है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है। किसी भी काइंड की अनटचेबिलिटी अबॉलिश होगी। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी डिफाइंड नहीं है, मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है उससे हम पता लगाते हैं अनटचेबिलिटी का मीनिंग क्या है, और इसको जो है क्या करा गया, अबॉलिश करा गया। इसके लिए 2 एक्ट पढ़ लिए हमने। एक एक्ट जो 1955 में पास हुआ था, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, जिसका बाद में नाम सिविल राइट एक्ट कर दिया गया था। ठीक है, अब कब करा गया था? 1976 में। उसके बाद एक एक्ट आया था 1999 में, जिसका नाम क्या था? SC ST एट्रोसिटी एक्ट। ओके, इसमें अमेंडमेंट भी हुए 2 बार। आगे देखते हैं। फिर अबॉलिशन ऑफ टाइटल। किसी भी काइंड का टाइटल कोई भी पर्सन इंडिया में ऑब्टेन नहीं कर सकता, सिर्फ वो अगर एकेडमिक या फिर मिलिट्री टाइटल नहीं है। ना तो वो इंडिया से एक्सेप्ट कर सकता है, ना ही वो किसी और पर्सन से और फॉरेन स्टेट से एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर वो सिटीजन अगर इंडिया का नहीं भी है, तब, लेकिन वो प्रॉफिट का कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है इंडिया के अंदर, तब भी वह कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता फॉरेन स्टेट से। ये हमने पढ़ा अबॉलिशन ऑफ टाइटल में। थैंक यू।